देख के लिया। लेकिन अब एक यह बात भी तय है सौरभ जी कि जो मंत्रिमंडल होगा वो पूरा नया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ये जितने दिग्गज सांसद जो विधायक बनकर गए, मुझे लग रहा है ये मंत्रिमंडल में अब दिखेंगे नहीं, क्योंकि अब मोहन यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो इनके साथ नई कैबिनेट दी जाएगी और ऐसे नेता नहीं रहेंगे जिनके प्रभाव में निर्णय लेने में इन्हें कोई दबाव महसूस करें किसी दबाव। जैसे भूपेश बघेल के साथ क्या कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें पूरी नई कैबिनेट दी गई, तो मुझे लग रहा है कि पूरी नई कैबिनेट हमें इस बार देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर। ये नई कैबिनेट कैसी होगी देवेंद्र, क्योंकि मोहन यादव के नीचे इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने दिग्गज नेता हैं जिनकी बरसों की राजनीति है। केंद्रीय मंत्री जो इस्तीफा देकर विधायक का चुनाव लड़े, विधायक बने, उसके बाद अब वो कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनके नीचे वो विधायक तो रहेंगे। ये चुनौती क्या रहेगी मोहन यादव के सामने? उन नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा। जितना मोहन यादव के लिए मुश्किल होगा उससे ज़्यादा उन नेताओं के लिए होगा, क्योंकि मोहन यादव तो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, तो शपथ ग्रहण के साथ ही जैसे आपके पास वो ताकत आती है और आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, और क्योंकि ये कॉलेज के पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि लगभग अगर 4 दशक तक आपने राजनीति में, छोटी या बड़ी राजनीति, लेकिन आपने राजनीति में अपना समय गुजारा है, तो आपको ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में बहुत दिक्कत नहीं होती। ख़ासतौर पर तब जब ये सीधे सीधे मैसेज हो कि आपका फैसला दिल्ली से हुआ है और दिल्ली के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। जैसा कि उत्तराखंड के केस में हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी के नीचे आप देखें तो मंत्री के तौर पे सतपाल महाराज भी हैं, धन सिंह रावत, ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर का मैंडेट था, उनके अंदर वो क्षमता थी, तो उन्होंने परफॉर्म किया और आज सबने उनके लीडरशिप को बहुत ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हाथ में जैसे वो पद मिलता है तो अपने आप सारा कौशल भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सीधे ही मिलेगा। और अभी शिवराज सिंह चौहान के साथ वो चाहे जैसे भी दिख रहे हो, कल से जब शिवराज सिंह चौहान उनके पास जाएंगे तो आपको भाव भंगिमा एकदम से बदली हुई नजर आएगी और उस अंदाज से उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो लेकिन जो सीनियर लीडर और हैं, आपने कहा कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल होने जा रही है, उनके लिए मैसेज क्या है? बिल्कुल, उनके लिए बहुत कह सकते हैं सौरभ कि एक नरेंद्र सिंह तोमर के केस को छोड़ दें और 2 ही लोग खुश होंगे बहुत ज्यादा, कुछ खास नाम मिलने पे। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर की कम से कम स्पीकर बने, तो एक जो राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात कही जाती है वो बरकरार रहेगी। दूसरी चीज़ कि शिवराज सिंह चौहान के अंदर ये सुकून जरूर होगा, ये बहुत क्रूड पॉलिटिक्स वाली बात है, लेकिन ये सुकून जरूर होगा सौरभ कि जिन नेताओं ने मेरे खिलाफ माहौल बनाया, कम से कम उन्हें ये कुर्सी नहीं मिली। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ऐसा मानना है कि वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन उनके अपने नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया जिसके चलते दिल्ली को भी लगने लगा कि मेरे चेहरे को लेकर फटीक है, मुझे पसंद नहीं किया था, ये सारी चीज़ें। तो आज उनको ये सुकून होगा कि चलो मेरा ना सही तो तुम्हारा भी ना सही, और उनका भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट आप कह लें तो वो दिल्ली में शायद हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, और समझा जा सकता है कि अगर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश में विधायक बन के तो नहीं रहेंगे, और ओबीसी फेस हैं, पॉपुलर फेस हैं, सहज आदमी हैं, तो इतनी सारी खूबियाँ जब हैं तो अभी पार्टी तो उनके अंदर देखेगी कि अभी पॉलिटिक्स बाकी है, उनको आगे के रोल के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन जो नेता यहाँ से भोपाल गए हैं, जैसे राकेश सिंह की बात कर लें, 4 बार के वो सांसद रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लें, तो इन सारे लोगों के लिए ज्यादा मुसीबत होने वाली है। दो उप मुख्यमंत्री बना है, उसमें भी देख सकते हैं कि इसमें बड़ा नाम नहीं आया उसके अंदर। राकेश शुक्ला प्रदेश की राजनीति करते रहे, मुरली देवड़ा प्रदेश के बड़े नेता रहे, दिल्ली के गए हुए जो सांसद विधायक बनाए गए उन्हें मुझसे किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि मैसेज बहुत साफ है कि अब जो प्रदेश की कैबिनेट बनेगी उसमें नए नेताओं को लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरी दिल्ली से तय होगा कि कैबिनेट में कौन रहेगा, नाम भी उन्होंने तय कर लिए होंगे, वही नाम आपको यादव के कैबिनेट में दिखेंगे। अब ये तय है कि जो प्रदेश के जो सांसद गए थे उनके लिए बड़ी मुश्किल होगा। इतने सांसदों को आप पहले माना जा रहा था कि इन्हीं को शिवराज की काट के तौर पर भेजा जा रहा है। बिल्कुल, और आप सोचिए कि बीजेपी के इस रणनीति को अब कार्यकर्ता भी बहुत भरोसे में नहीं लगी, जनता कम से कम बहुत भरोसे में नहीं लेगी। आगे जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट को किसी अन्य राज्य में किया जाएगा कि कई सारे बड़े फेस दे दिए ताकि ये भ्रम जाए कि कोई भी सीएम हो सकता है, जनता उसे नहीं मानेगी। एक दूसरी चीज़ और बताऊं आपको कि जिस दिन इन लोगों का इस्तीफा हुआ था पार्लियामेंट में, इस्तीफा देने के लिए इनके पास सिर्फ एक फ़ोन गया था कि राज्यसभा में जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उनके कमरे में पहुंचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आपकी मुलाकात होगी। सबको इंडिविजुअल फ़ोन गया था और सब ये मानकर चल रहे थे कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया। जब वहाँ पे गए तो पहली बात तो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि आपको इस्तीफा देना है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की सौरभ, तकरीबन 15 से 17 मिनट तक उन्होंने बाकायदा एक स्पीच दिया है कि ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि आप अगर सांसद हैं तो विधायक नहीं बन सकते, वहाँ विधायक हैं तो ये काम नहीं कर सकते, केंद्र में मंत्री हैं तो राज्य में मंत्री नहीं बन सकते, केंद्र में मंत्री हैं तो विधायक नहीं बन सकते। इस तरह का माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं है। समझा जा सकता है कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष ये मैसेज दे रहे थे
तो उस मैसेज के पीछे उनको पास किसका इंस्ट्रक्शन रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये फिलॉसफी दी होगी जब यह फैसला लिया गया था तो, और उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि तभी उनमें से सब ये तो सोच रहे थे ना कि किसी न किसी एक की लॉटरी कटनी है तो शायद हमारी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो सारे अनुमान, जितने राजनीतिक तर्क, जितने राजनीतिक विश्लेषण के जितने पहलू हो सकते थे, सारा आजमाया गया और सारा का सारा गलत निकला। और एक ही चीज सही निकला, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता था। सौरभ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं पता था और कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जिस केंद्रीय हाईकमान ने निर्णय लिया है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि राजस्थान के जो सांसद विधायक बने उन्हें आज रात को नींद नहीं आने वाली है कि अब कल क्या होगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते। और मुझे लग रहा है कि वहाँ का परिणाम भी बहुत चौंकाने वाला होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई मतलब छत्तीसगढ़ सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। छत्तीसगढ़ में अगर आप मान के चला जा रहा था कि अगर ट्राइबल होंगे तो दो ही नाम थे, विष्णुदेव साय या रेणुका। रेणुका के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो तो नहीं होंगे, तो ट्राइबल फेस होंगे तो विष्णुदेव साय, ओबीसी होंगे तो अरुण साव। मध्य प्रदेश तो एकदम से ऐसा नाम, इसमें एक ही चीज़ सही हुआ कि ओबीसी को हटा के आपको ओबीसी को लाना था। ये राजनीतिक तर्क जो था वही सही साबित हुआ। इसके अलावा नाम को लेके तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से सरप्राइज। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के कम से कम 10 अच्छे नेताओं को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, घंटों घंटों हमारी बातचीत हुई है, कभी भी ये नाम सामने नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की अपनी कुछ खासियतें हैं। बड़ा राज्य है, पहली बात तो ये, और दूसरा आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी जितना एस्टेब्लिश्ड है, जितनी उसकी जड़ें हैं, और उसके ऊपर फिर शिवराज सिंह चौहान का 17-18 बरस का एक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल, नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है एक नाम के इर्द गिर्द। वहीं पर सब कुछ वही है, उसको तोड़ना है, आपको ध्वस्त करना है ताकि नई धारा बह सके राजनीति। बिल्कुल सौरभ, लेकिन इसमें दो चीजें कहेंगी। एक तो ये कि उसको तोड़ना था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें और राजस्थान से अगर आप इसको तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसा निर्णय लेना बहुत आसान था बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि वहाँ संगठन की ताकत, बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी भी है वो गुटबाजी बहुत सतही तौर पे आप कहें, जो कि पॉलिटिक्स में होती ही है, वैसी थी। दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला बड़ा चैलेंज कि यहाँ कास्ट को लेकर ही रिएक्शन होता है, एक के दूसरे से राइवलरी जो होती है, जैसे जाट वर्सेज राजपूत, गुर्जर, मीरा, इन सबों में आपस में बहुत रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का जो प्रभाव है, जिस तरह की चीज़ें वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वैसे नहीं है। शिवराज सिंह चौहान संगठन के साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वसुंधरा संगठन से हेड ऑन करने में ज़्यादा विश्वास करने वाली मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि संगठन के साथ उनका 36 का ही रिश्ता रहा है और कई सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी है। तो उस माहौल में मध्य प्रदेश में जितना आसानी के साथ बीजेपी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, राजस्थान की बात करें तो वहाँ एक बड़ा चैलेंज होगा। आपको सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लेना होगा। मध्य प्रदेश में आपने नैरेटिव बनाया कि अशोक गहलोत की सरकार बहुत ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब, तो उसमें परफॉर्म करना होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का संगठन हो या सरकार पे हो, वो जो प्रभाव है उसको काउंटर करना होगा। जो अलग अलग नेता हैं इनको संभालना होगा, क्योंकि वहाँ कई सारे बड़े नेता हैं और उन सबकी आपस में राइवलरी जो है ज़्यादा तीखी है, मध्य प्रदेश की तुलना में तो बहुत ज़्यादा तीखी है। तो इतने सारे पहलुओं के बीच कोई वैसा एक्सपेरिमेंट कर पाना, अब तो नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश से जो संदेश जा रहा है देवेंद्र, क्या लगता है जो पावर सेंटर बनाने की कोशिश राजस्थान में की जा रही थी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे एक्टिव थी, विधायकों का उनके घर पर जाना, उनसे मुलाकात करना, बॉडी लैंग्वेज से वसुंधरा राजे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली में जो बात हुई है बड़ी पॉजिटिव बात हुई है, क्या उनके लिए कोई संदेश जाएगा मध्य प्रदेश से? बिल्कुल, आज तो एकदम से उनको समझ में आ गई होगी ये बात कि ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं, और शिवराज सिंह चौहान चाहते तो ये सारे काम कर चलिए कौन कौन है यहाँ पे? जी सर, जी सर, चलिए सिंगल इनको एजेंसी सर नए जिम्मेदारी मिली, पीछे कार्यकर्ता को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कुछ कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती, और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे। और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और
ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। आप सुन रहे थे मोहन यादव को, उन्होंने कहा एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि बिल्कुल नीचे से उठा हुआ एक कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। और उन्होंने धन्यवाद दिया अपने सारे नेतृत्व को, अपने साथी काम करने वाले सारे नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान को भी और मध्य प्रदेश बीजेपी के जितने सीनियर लीडर हैं उनको भी। लेकिन एक चीज़, मोहन यादव के मुख्यमंत्री चुने जाने के का ये संदेश जो है उसको एक बार फिर से हमको पढ़ना चाहिए। क्या बीजेपी बताना चाह रही है कि महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है? केवल जाति साधना, क्या मोहन यादव में केवल यादव पढ़ना वो इंसाफ होगा उनके नाम के साथ? नहीं, मुझे लग रहा सिर्फ यादव नहीं, लेकिन देखिए जाति का समीकरण अगर देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक होकर रहे और यादव वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी, भूपेन्द्र यादव एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन एक मैसेज भी देना था भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर कि वो ओबीसी की राजनीति में भी वो उतना ही महत्व दे रही है। तो मुझे लग रहा है एक यादव कम्युनिटी को मैसेज देने के हिसाब से तो नाम दिया ही होगा, लेकिन एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन यादव होना भी एक इनकी बड़ी भूमिका रही है, सबसे बड़ी, कि यादव समाज को मैसेज देना है। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ा कारण रहा होगा इनका, क्योंकि यूपी और बिहार के जो यादव है पूरे देश हिंदुस्तान के यादव को ये संदेश देने के लिए उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। क्यों मिला कुछ? ओबीसी, आदिवासी और पिछड़े लोगों को प्रमुख पदों के अंदर लेके आए। आप देखिए सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर है, सुधा यादव को लिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में जी, तो वो भी यादव। शिवराज सिंह चौहान का जो बयान था बड़ा छोटा सा बयान था कि मेरी शुभकामनाएं और बधाई मोहन यादव को। उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा विस्तार में जाकर बात करें, क्योंकि एक लंबी पारी रही है उनकी। भाई आज अचानक 17 साल से जिस व्यक्ति के हाथ में कमान भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी थी, वो लगाम जो है छूटी है, कमान हाथ से छूटी है। फिर सुनते हैं जरा एक बार शिवराज सिंह चौहान। अभी कुछ बोल नहीं रहा मैं। बहुत बधाई, नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। देखिए बस कुछ 4-6 शब्दों की बधाई संदेश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हम लोग को लगता है जैसे कि नेता सुपर ह्यूमन होता है, भाई इंसान होता है। आज शिवराज सिंह चौहान भी उम्मीद कर रहे होंगे मेरा नाम ही आए, उनको भी लगता होगा मेरी वजह से जीत हुई है, लेकिन पार्टी ने सोचा कि नहीं, बस आपकी पारी यहीं तक थी, बहुत लंबा आपने पार्टी को चलाया यहाँ पर, अब किसी और को मौका। आज थोड़ा उनके अंदर उदासी तो होगी, कोई शक। बिल्कुल सौरभ, चुनावी नतीजों के बाद खास तौर पे चुनाव नतीजों से पहले उन्हें सिर्फ ये उम्मीद थी कि जब बदलने की बारी या ऐसी चर्चा होगी तो संघ उनके पक्ष में खड़ा रहेगा, ऐसा वो मानकर चल रहे थे। जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से संघ एकदम न्यूट्रल था। संघ का इसमें बहुत ज़्यादा ये रोल नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना चाहिए या रखना चाहिए। दूसरी चीज़ की चुनावी नतीजों के बाद उनको एकदम से ऐसा लगने लगा था कि इसका, क्योंकि लाडली योजना उनके हिसाब से उसका ये पुरस्कार है, तो अब शायद ये संभव नहीं कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाए। और जैसा कि उन्होंने कहा भी था सौरभ उस दिन बातचीत में इंडिया टीवी पर ही, कि हाँ उन्हें निराशा होती थी जब उनके चेहरे को लेकर फटीक या दूसरी चीज़ों कहा जाता था। कोई भी नेता इस बात को नहीं मानता, वो खुद भी बिल्कुल इस बात को नहीं मान रहे थे कि हाँ वो पॉपुलर नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो कि ये नैरेटिव चलाते हैं और ये माहौल गढ़ने की कोशिश की जाती है। तो इन सारे बैकग्राउंड के बाद ऐसे नतीजे जब आ गए तो लाजमी है कि कोई भी नेता ये सोचेगा कि शायद उन्हें फिर से कुर्सी मिल जाए। और जैसे बयान वो लगातार दे रहे थे सौरभ, वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही जा रही थी, वो सारी चीज़ें उनका प्लस नहीं कर रही थी। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि पार्टी ये मान कर चल रही थी कि पार्टी का नुकसान कर रहे हैं वो ऐसे बयान देकर, उस नैरेटिव को चोट पहुंचा रहे हैं जो कि पार्टी सोचती है। और ये सारी वजह भी रही ही होंगी। उनके बारे में मुझे लगता है सौरभ कि विचार तक नहीं किया गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो जिम्मेदार जगहों से जो इंडिकेशन मिल रहा है उस इंडिकेशन में इनका नाम नहीं आता था, उसमें बाकायदा कहा जाता था कि नहीं वो तो बदला जा रहा है। और बहुत सारे जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे थे। तो आज उनकी निराशा समझी जा सकती है कि ऐसे माहौल में।
तो शिवराज सिंह चौहान अभी बस एक शब्द एक लाइन बोलते हुए नजर आए, वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और शिवराज सिंह चौहान एक लाइन में बहुत कुछ कह गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हैं और जाहिर सी बात है, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और 17 साल बाद उनका दोबारा मुख्यमंत्री ना बनना, किसी नए चेहरे का आगे आना स्वाभाविक सी बात है, उनके चेहरे पर वो नजर आ भी रहा है। क्या ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर रहे समीर जी? शिवराज सिंह चौहान तो कॉन्फिडेंट भी नजर आए, उनके बयान जो भी देवेंद्र जिक्र कर रहे थे, बयान काफी चर्चाओं में रहे, उसके बावजूद उनके नाम पर मंथन भी ना करना, चर्चा में तक उनके नाम को ना लाना, क्या वजह रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 17 साल मुख्यमंत्री रहना आसान नहीं होता, पार्टी को उन्होंने वहाँ स्थिरता दी है, लेकिन एक समय आता है किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए कि उससे प्रदेश छोड़ना पड़ता है या राजनीति में उसको अपना जिम्मेदारी किसी और को देना पड़ती है। मुझे लग रहा है 2014 के बाद से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस दिशा में बढ़ रही थी, जिस तरह युवाओं को लाने के लिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती थी, यह तय था कि शिवराज सिंह चौहान जिस पृष्ठभूमि राजनीति से आते हैं कि अटल आडवाणी जी के समय से शिवराज सिंह चौहान राजनीति में सक्रिय थे, उनके करीबी माने जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी मान के चल रही थी कि नया नेतृत्व लेके आना है, नए और बढ़ना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 18 साल रहने के बाद आपको अपने पद से अगर कोई पार्टी निर्णय लेती है तो आपको उसमें सहभागी होना चाहिए। हालांकि तय है कि शिवराज सिंह चौहान को जरूर बुरा लगा हो कि इतना 163 का प्रचंड जीत मिली है। शिवराज सिंह चौहान ये मान के चल रहे थे कि उसमें अंदर लाडली बहना योजना की एक बड़ी भूमिका रही थी, उनकी लोकप्रियता की बड़ी भूमिका रही है और वो ये मान रहे थे कि शायद पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बना के रखेगी। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान रहा, रेलवे में शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के 18 साल का कहीं जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की तारीफ नहीं की, संगठन में अमित शाह जी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन सकते। वो हमेशा कहते रहे कि पार्लियामेंटी बोर्ड निर्णय करेगा। तो तमाम तरह के संकेत चुनाव से पहले एक ही चीज निश्चित थी, बीजेपी जीतेगी, ये तो निश्चित नहीं आप कह सकते थे, लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये तय था कि अगर सरकार आएगी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तीनों राज्यों के लिए लगभग तय कर दिया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम घोषित नहीं किए थे। और जिस हिसाब से संगठन ने वहां पर काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली ली, प्रचार अभियान किया और कहीं किसी भी जगह वसुंधरा का नाम नहीं लिया, रमन सिंह का जिक्र नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा संकेत दे दिया गया था कि पार्टी अब नए दौर में जा रही है। और अब आप लोगों को चुनाव के अगले दिन से, पहले दिन से आप देखें तो लाडली योजना को एक तरीके से प्ले डाउन करने की कोशिश वहां बीजेपी के नेता लगातार कर रहे थे। प्रदेश के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे कि लाडली योजना केवल कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से जीत हुई है। लाडली योजना इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको ओन करते हैं, उस योजना को। उनको लगता है कि भाई मेरी सरकार में ये योजना लाई गई, चुनाव के 8 महीने पहले योजना की शुरुआत हुई है, तो इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। और इसलिए इस जीत के बाद वो चाहते थे कि उनको भी ये श्रेय मिले, लेकिन ऐसा पार्टी के सिस्टम में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। और चुनाव के नतीजे आते ही ये प्रयास होने लगे थे कि इसमें कहीं भी प्रदेश की योजनाओं को या लाडली योजना का योगदान जो है वो न दिखाया जाए। और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके लिए बड़ा एक कठोर संदेश जो है, सख्त संदेश, वो भी जारी किया जा रहा था और वो उन तक पहुंच भी रहा था। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को फिर बीच में 2-3 दिन के बाद ये कहना पड़ा था कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में ना था ना हूं। अब उन्होंने किसी भी मन से ऐसा कहा हो, लेकिन उनका कहा सच हो गया। और बिल्कुल सौरभ, उनको ये इंडिकेशन मिला, उसके बाद ही उन्होंने कहा था। और पार्टी के एक बड़े जगह से सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे बयान देकर पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। आप समझिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप जो 4-5 बड़े नेता हैं, उनको अगर ये लग रहा हो कि शिवराज सिंह चौहान इस तरह से बोलकर नुकसान कर रहे हैं, तो अपने आप में कितनी विचित्र बात थी शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से कि क्यों बार बार वो ऐसा कह रहे थे। और मोहन यादव की जो दूसरी चीज़ आप सौरभ देखें, तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं आखिरी कतार में बैठा हुआ था, मैं तो अपना कुछ काम कर रहा था, तो ये कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। भूपेंद्र पटेल यही काम कर रहे थे गुजरात में। और तीरथ सिंह रावत का जब अनाउंसमेंट हुआ था सौरभ, तो उनकी गाड़ी को बीजेपी दफ्तर से काफ़ी पहले रोक दिया गया था, ये कहते हुए कि सिर्फ वीआईपीज़ की जो गाड़ियां हैं वो अंदर तक जाएगी। और वो पैदल गए थे बीजेपी की बैठक के लिए, और जब बाहर निकले तो मुख्यमंत्री डेजिग्नेट बन के निकले थे। तो उस तरह की कहानी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, एक एक करके बीजेपी लगातार इस कहानी को देखिए प्राची, हम और आप तो जो देवेंद्र हमें या समीर जी जैसे जानकार लोग हमें जानकारी देते हैं, हम दे देते हैं दर्शकों को। अब राजस्थान को लेकर ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज के बाद राजस्थान को लेकर के क्या कोई प्रेडिक्शंस कर पाएगा कोई भी? इसमें सब लोग संकट में आ गए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की बात होगी। किसके नाम पर अब कहें या न कहें कि भाई मोहर लगने जा रही है? एक ब्रेक के बाद।
बात करते हैं, कुरुक्षेत्र में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है जफर साहब आपका। डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। टीना जी आपका स्वागत है। डॉक्टर नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब स्वागत आपका भी। और आरती टीकू सिंह जी जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच हैं। टीकू जी आपका स्वागत है। डॉक्टर टीना, आपने जो बातें सुनी, कुछ उलाहने भी हैं आपके लिए कि भाई साथ लेकर के चलना चाहिए था चुनाव में। आप लोगों ने तो कैंपेन में भी किसी अपने साथी को, इंडिया अलायंस के नेता को इस्तेमाल नहीं किया, और अब एक बार बार ये बात आ रही है कि भाई बैठे बात करें। अभी आज तो नहीं नीतीश कुमार इतना बोले, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि देर हो गई पहले ही बहुत, अब वक्त नहीं है, 4-5 महीने का वक्त है, बैठ करके तय करना पड़ेगा, चेहरा भी दीजिए, सीटें भी तय कीजिए। क्या है रहा आगे? जी देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, खासकर मीडिया को, कि कुछ हेडलाइंस चलती थी एक समय में जब कांग्रेस ने अपनी सरकारें जीती थी हिमाचल और कर्नाटक के दौरान, कि देखिए और आज क्या चल रहा है। आज इंडिया अलायंस को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि मुझे लगता है कि जो इंडिया अलायंस है प्रमुख पार्टियों का एक दल है जो कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन ये तय हो चुका था कि ये मीटिंग जो है ये 6 तारीख को इनफॉर्मल मीटिंग थी, और जिस तरीके से अब जो 16 को मीटिंग है और जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है बार बार कि इंडिया अलायंस में क्या होने जा रहा है, नेता खासकर बीजेपी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है इस बात को लेकर कि क्या होने जा रहा है। जबकि इस समय फोकस क्या होना चाहिए कि इस समय जब चुनाव भी आप जीत चुके हैं, मोदी जी चुनाव प्रचार खूब कर चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मणिपुर में आज भी हिंसा रुकी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ कैमरा उधर भी घुमा लेना चाहिए और खासकर मोदी जी को मणिपुर भी हो आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस पर चर्चा जो हो रही है उसको लेकर हम पूरी तरीके से गंभीर हैं, और जो हमारे नेता जिस तरीके की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपने अभी सुनाया भी, पूरी तरीके से हम उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी नसीहतों को भी सुनेंगे जो वो कहना चाह रहे हैं, और अपने हार पर भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इस समय देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, आपने राजस्थान को देखा किस तरीके से जंगल राज बन गया है। हमें डर था इस बात का, क्योंकि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद नफरत के बाजार पूरे देश में खोलने जा रही है, इसी बात का हमें डर था, और इस डर की वजह से ही जिस तरीके से हम इंडिया अलायंस में इस पर तो पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। अभी आप चले एक एक विषय लेकर के चलते हैं। आपको कहीं ये लगता है कि हाँ, गठबंधन के साथियों को जिस तरीके से लेकर के चलना चाहिए था साथ, वैसा शायद आप लोग नहीं कर पाए? आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जो हम लोगों का ये गठबंधन था ये लोकसभा के चुनाव के लेकर था, न कि राज्यसभा चुनाव को लेकर था। लेकिन जो जिस तरीके से विमर्श हुआ, चर्चाएं चली, हमारा पूरा जो फोकस था वो इस विधानसभा चुनाव को लेकर था। लेकिन जिस तरीके का मुझे लगता है कि खासकर बीजेपी के साथ साथ जो मीडिया ने भी इसमें नमक मिर्च लगाने का काम किया, उसका मुझे बहुत खेद भी है। नहीं, हाँ बिल्कुल, हमने उनको सुना है और हम मीटिंग में इन पे चर्चा करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं है कि हाँ हम इस बात से इनकार कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। डाकिया को गोली मत मारिए, अंग्रेजी में कहावत है, डोंट शूट द मैसेंजर। डाकिया इस समय देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 51,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जबकि उन्होंने वादा 2 करोड़ का किया था। कायदे से तो 18 करोड़ के करीब नौकरियां मिल जानी चाहिए थी युवाओं को। आप इनसे जो मर्जी सवाल पूछें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन हमारे सवालों का भी जवाब देते चलिए साथ साथ। अब चेहरे की मांग हो रही है इंडिया अलायंस में भी। संजय राउत ने कहा उद्धव ठाकरे क्यों नहीं हो सकते हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि एक फेस आएगा सामने कभी ना कभी आपके। देखिए, ये आप इसको गठबंधन कहते हैं, वैसे कोई गठबंधन नहीं है। ये कभी ऐसा होता है कि किसी एक सफ़र में निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जो प्लेन में पैसेंजर होती है, ट्रेन या आप कार गाड़ियों में, बस में पैसेंजर होते हैं, एक साथ रहते हैं तो गपशप करते हैं, लगता है बहुत साथ बिछड़े हुए लोग साथ मिल गए, लेकिन जैसे मंजिल के नज़दीक आते हैं सभी बिखर जाते हैं। इसलिए कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना। वैसे है ये जो घमंडिया गठबंधन है, एक तो अहंकार, अभी हम तो कहते थे अहंकार, तो लोगों को लगता था कि हम लोग गलत बात कह रहे हैं। अब देखिए, उनके उसी घमंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अहंकार, कांग्रेस में अहंकार है, अहंकार ले डूबेगा उसको। ये हम नहीं कह रहे, अब तो उन्हीं लोग कहने लगे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, अब धरी की धरी रह जाएंगी। ना नीतीश कुमार आएंगे, ना उमर अब्दुल्ला आएंगे, ना संजय राउत आएंगे, ना उद्धव ठाकरे। ये सारे अपने अपने पैतरे खेलेंगे, और हकीकत में इनको सबको मालूम कि 2024 तो ख़त्म, इनके हाथ से निकल चुका है। कभी था ही नहीं, लेकिन अब जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी वो भी उनके हाथ से निकल चुका है। सर, अभी प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती है। अब वो कांग्रेस को प्रेशर में लेने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस उनके साथ बार्गेन करेगी सीटों को लेकर के। अलायंस थोड़ी ना टूट गया, अलायंस तो है ना भाई। वो अगर खजाने में पैसा हो तभी तो आप खजाना बांटिएगा। जब वोट ही नहीं है आपका तो किधर लड़ेंगे आप? ये तो खत्म है। आपको पता है कि अभी
अगर कोई लोग कहता था कि बहुत उत्साहित होकर बोलता था 300 से ऊपर सीट आएगी, अभी लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, मैं कितने इंटरनेशनल टेलीविजन में किया, सभी जगह एक ही बात कह रहे हैं। एक मिनट बीच में नहीं बोला, सीएम अभी तक घोषित नहीं किया आपने। बीच में नहीं बोलिए, इतने परेशान मत होइए। अरे भाई, आपका जंगल मंगल राज तो छोड़िए, आपको तो कहीं का नहीं छोड़ा आप जनता ने। आप अपने बारे में सोचिए, दूसरे के बारे में। अरे भाई छोड़िए ना, आपको आपके बारे में साउथ के द्वार बंद हो गए, जहां देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त दक्षिण मुक्त भारत कर दिया गया। डॉक्टर टीना, ऐसा है कि आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर मत इतना आप दिखाइए कि बहुत कुछ बचा हुआ है। आप खाली बर्तन आवाज बहुत करते हैं। खाली बर्तन आवाज बहुत करते हैं, वैसे आप लग रही है। अभी आपकी बात करें तो मैं तो चुप से सुनता रहा, लेकिन आपको बेचैनी हो रही है, इसलिए कि खाली बर्तन, आपके पास कुछ बचा नहीं। देखिए, वोट के बारे में हम बार बार कहते हैं, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको नसीहत भी एक दे दी है, उस नसीहत को भी तो कम से कम पॉजिटिविटी तो लाइए अपने कॉन्डक्ट में, अप्रोच में। नहीं तो ऐसे नेगेटिविटी फैलाइएगा तो देश की जनता नकारती जा रही है और नकारेगी। और अब देखिए 400 350 और एक और बात कह रहा हूँ, लास्ट बात। देखिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए। जनता के बीच में जाके आप प्रधानमंत्री को गाली दिएगा, जैसे अभी इनकी हैसियत ही क्या है कि प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करिए। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके कोई कोई देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मान सम्मान की तरह तो बोलिए। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, आपके पार्टी का पक्ष रखिए। जो कह रही है पार्टी के लिए, पार्टी की तरफ से ही कह रही है, पार्टी की तरफ से कह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को जितना गाली देंगे उतना आपको नुकसान होगा आपके पार्टी का। 5 लोग कम से कम यहाँ मिलकर आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर नावल किशोर, आपके बीच में झगड़ा लगाने की मेरी नियत नहीं है, लेकिन कोई शिकायत कांग्रेस से, जैसा तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और बाकी लोगों ने भी कहा कि वे मिलकर नहीं लड़े चुनाव में? नहीं, देखिए, जहाँ पे 28 दल हैं और वो भी मजबूत दल हैं, हर एक राज्य में उनकी अपनी पहचान है, एक ऐतिहासिक संदर्भ है उनका, आज से नहीं है, लगभग 3 दशक से वहाँ पर जमे हुए हैं और भाजपा को समय समय पे धूल चटाते रहे हैं। यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात, अगर आप जनादेश देखें, 3 हिंदी पट्टी के राज्य और एक दक्षिण का राज्य, चारों राज्य में 3 राज्य जरूर भाजपा ने जीता है और कांग्रेस ने उसमें हार हासिल की है। लेकिन जो फ़र्क है, अगर वोट पे आप देखेंगे, जो तो फ़र्क है वो बस 2, 4 और 8% का है, और ये फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना हो कि कांग्रेस अकेले लड़ रही है तब फ़र्क मात्र इतना ही का है। और अगर पूरे चारों इलेक्शन को देखें, जैसा मैंने देखा आंकड़ों को, तो पूरे चारों इलेक्शन में जो वोट कांग्रेस को मिली है, भाजपा से लगभग 9 लाख ज़्यादा वोट है, टोटल वोट अगर काउंट करें तो। जहाँ तक आप तेलंगाना को देखेंगे तो तेलंगाना को भाजपा में 8 सीट है, भाजपा को 8 सीट है, वहाँ पर कांग्रेस को 64 सीट है, 8 गुना ज़्यादा है। वहाँ पे मत प्रतिशत भी अगर आप देखिएगा तो 20% ज़्यादा है। आप मिजोरम में देखिएगा तो भाजपा को 5% है और कांग्रेस को 20% है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, ये गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, ये भी बात सही है, ये मानते हैं। ये कांग्रेस बनाम भाजपा था, ये भी मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि जो फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जब इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी तो भाजपा को यह डर सता रहा है। डॉक्टर साहब, क्या इन चुनावों ने ये भी नहीं दिखा दिया कि एक बहुत बड़े हिस्से में देश के इंडिया गठबंधन आप साथ में लड़े तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है? ये लड़ाई इनकी और बीजेपी के बीच की सीधी, इसमें आप क्या जोड़ देंगे और दूसरा दल क्या जोड़ देगा? नहीं, जब ये लड़ाई होगी आप देश स्तर पे, तो आपको पहले भी पता है कि 1 to 1 सीट पर फैसला होना बाकी है। अभी भी वही था? अभी नहीं था। अभी विधानसभा में कहाँ 1 to 1 था? विधानसभा में तो कांग्रेस बनाम बीजेपी था। यहाँ पर इंडिया, यहाँ आप लोगों का कोई स्टेक नहीं है उन राज्यों में, मैं ये कह रहा हूँ। वो लोकसभा में भी नहीं होगा? नहीं, लोकसभा में होगा कि नहीं ये कहना जल्दीबाजी होगा। अब जब बैठक करेंगे और जब 1 to 1 में डिसाइड होगा तो कहाँ पे कौन लड़ेगा, मजबूती तरीके से कैसे हम जीत सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। और एक और बात, देखिए, भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है, यहाँ पे भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा किसके सहयोग से लड़ती है? पूरी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कुछ मीडिया बंधु हैं जो कि पूरी तरह से दिन रात एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। तीसरा चीज, आज भी आप देखेंगे, हैट्रिक की बात है ना, ये केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक प्रयास है देश स्तर पे, जबकि सच्चाई ये है कि इन चारों स्टेट में अगर पूरे वोट को देखा जाए तो 9 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा आई है। अच्छा, इसका भी जवाब इनसे लेते हैं। आप ये बार बार कहा जा रहा है 9 लाख वोट, पहले इंडिया अलायंस की बात, इलेक्शन कमीशन का नहीं, ठीक है, वो आपने चारों राज्यों का जोड़ दें तो वो सही है, फैक्ट, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये ऐसी
गिनती करना वाजिब है जब आप चुनावों की बात करते हैं। आरती जी, पहले इंडिया गठबंधन की बात, अब खुलकर ये कहना शुरू हुआ कुछ लोगों की तरफ से कि फेस देना पड़ेगा आपको नरेंद्र मोदी के सामने। पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है इंडिया गठबंधन में? कोई क्या ऐसा चेहरा आपको भी नजर आता है जो फेस बन सकता है एक यूनाइटेड ऑपोजिशन का? और इन चुनावों के नतीजों का क्या सबक है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, पहले तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा इंडिया अलायंस में क्या है, उसका जवाब बिल्कुल साफ है कि नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वो शरद पवार जी हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, वो पैन इंडिया फेसेस नहीं माने जाते हैं, वो नहीं देखे जाते हैं। पूरे देश में अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो अलग बात है। कांग्रेस में हाँ, कांग्रेस की छवि जो है वो एक नेशनल पार्टी की है। राहुल गांधी जी को लोग पसंद करें, मजाक उड़ाए, कुछ भी हो, लेकिन वो एक नेशनल चेहरा माने जाते हैं। तो इंडिया अलायंस के जो ये रीजनल पार्टीज़ है और रीजनल लीडर्स है, अगर उनके ये कहीं एम्बिशंस है या एस्पिरेशंस है कि वो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, तो ये गलतफहमी है। अब रही बात राहुल गांधी जी की, वो बेशक वो पैन इंडिया फेस हो या कांग्रेस पार्टी के फेस हो, लेकिन उनका और नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। वो बार बार जनता ने, इस देश ने साबित कर दिया है कि वो राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट नहीं करते। और लगातार ये तीसरा चुनाव होने भी वही वाला लोगों के दिमाग में, मोदी वर्सेस राहुल। बिल्कुल, इस बार भी इनफैक्ट जो बेशक ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे, लेकिन हर जगह कांग्रेस ने भी कोशिश की और इनफैक्ट बीजेपी का तो हमेशा ही यही रहा है कि मोदी जी के साथ साथ बेशक रीजनल लीडर्स भी हो, लेकिन मोदी जी एक सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बीजेपी के होते हैं, स्टेट असेंबलीज में होते हैं, इलेक्शंस में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला है। इस यूनाइटेड ऑपोजिशन का कोई फेस नहीं हो सकता सिवाय राहुल गांधी के, और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने इस तीसरे कॉन्टेस्ट में ठहरेंगे, इसकी गुंजाइश नजर नहीं आती। टीना जी, देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी जी इस समय देश में जननायक के रूप में उभरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा नेता है जिसने इतनी लंबी यात्रा की हो। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है इस देश के अंदर कि टीना, देयर इज नो अल्टरनेट, मोदी जी चेहरा है। लेकिन यहाँ ये वेस्टर्न में ये थॉट चल सकता है, लेकिन अगर इंडिया के इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ पर सीता चलता है, समवन इज ऑलवेज देयर, और यहाँ है ये यहाँ रहेगा भारत के अंदर। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप इस देश के अंदर एक नियम नहीं लागू कर सकते कि भाई मोदी जी चेहरा है, मोदी जी चेहरा है। देखिए, जब मोदी जी आए तो कितनी नफरती एजेंडा जो चलाते हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे जो शांति प्रिय देश है भारत, उसके अंदर इस भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा, जो कि घमंडिया, डिक्शनरी में नहीं है साहब ये शब्द, और ये इस्तेमाल करते हैं। जब हम एनडीए बोलते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप बोलिए ना, इंडिया अलायंस बोलिए खुलकर। आप देखिए, ये जो लड़ाई है ये वैचारिक लड़ाई है। जिस तरीके से मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, ये वैचारिक लड़ाई है। मोदी जी क्यों कांग्रेस से इतनी नफरत कर रहे हैं, जो हर बात पर आकर कांग्रेस को गालियां देने लग जाते हैं और फिर आकर एक जो कहते हैं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं जनता के बीच। का जो विरोधी है वो भी खुल के बोलता है, बीजेपी भी इस बात को स्वीकार करती है। मतलब ये इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। दो अलग अलग चीज है। बस 15 सेकंड मुझे दीजिए। दो अलग अलग चीज है। आप इस देश के इतिहास में आप देखेंगे तो कई सारे चुनाव लड़े गए हैं और जीते गए हैं जिसमें कोई चेहरा नहीं था। आप सुन लीजिए पहले, 1977, 1989, 2004, ये 3 इलेक्शन। इतिहास में सुन लीजिए पहले सर, बहुत अच्छा बोलते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन सुन तो लीजिए। 3 चुनाव ऐसे हैं जहाँ पर कि कोई चेहरे नहीं थे, लेकिन चुनाव जीते गए। ऐसे भी हैं, मौके आए हैं जहाँ पर कि प्रधानमंत्री के रूप में उनको बिठाया गया है, उन्होंने प्रधानमंत्री कोई और बनाया। आप देवीलाल का उदाहरण देख सकते हैं, उस समय वीपी सिंह बने। वीपी सिंह को कोई नहीं जानता था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने। ऐसा कोई जगह नहीं है। साइनिंग इंडिया का आप अपना इतिहास क्यों भूल जाते हैं? जहाँ तक मैम ने चेहरे की बात की, जब नरेंद्र मोदी जी को चेहरा के रूप में भाजपा ने पेश किया था, उनका कौन सा ऑल इंडिया चेहरा था या इंटरनेशनल चेहरा कौन से थे? वो ये देखिए, नहीं आप देख लीजिए कौन सा इंटरनेशनल चेहरा था। गुजरात के केवल मुख्यमंत्री के अलावा
देश में उनको कौन जानता था? उससे ज्यादा तो लालू यादव को जानते थे लोग। उन्होंने रेल मंत्री के रूप में विश्व स्तरीय प्रसिद्धि हासिल की थी, ये सब लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये दोधारी तलवार होती है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि तेजस्वी यादव को देश में कोई नहीं जानता, नहीं बोलेंगे ना आपके पास। नहीं, जो उन्होंने बोला मैं बताती हूँ, आरएसएस ने क्यों कहा कि मोदी जी चेहरा नहीं होंगे? आप लोगों की मातृ संस्था कह रही है। आज की बात करें, आज की बात करें, वर्तमान की बहुत बात करें। देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी में आज की बात करते हैं। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मोदी जी को तो ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है कि जो जातिगत जनगणना से बचने के लिए वो कहते हैं कि जाति है ही नहीं, जाति गरीब है, महिला है, किसान है। नवल साहब, मैं तो एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, ज्यादा इसको पेचीदा ना करते हुए, बहुत सिंपल सवाल हमारे दो मित्र हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि देखिए, हमसे आप पूछ रही हैं, मैं बिल्कुल डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुप्रीम लीडर वही हमारा फेस है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। क्या आपके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हैं? क्या है? नहीं, एक आपके पास विकल्प क्या है? आपका क्या विकल्प है? आप एक बता, अब ये मेरा विकल्प छोड़ो ना, अपना बता दो। अरे पूरा घमंडिया गठबंधन का विकल्प बता दो। 2 आदमी के अलावा तीसरा आदमी कौन है बता दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक नंबर पे था, मैं एक नाम दे रहा हूँ, आप एक नाम दे दो। जो एक नंबर एक नाम दे दो, एक नाम दे दो। एक नंबर पे भाजपा में था 2014 में। अच्छा, एक करके मेरी बात तो खत्म होने दी। मैं तो सिर्फ एक मिनट, मैं तो आरती जी में आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी के सामने ठीक है, आप पूरे खानदान, कमटिया खानदान का एक बता दो। जवाब दे रहे, कोई भी आ सकता है, कोई भी हरा सकता है, कोई भी आ सकता है। और ये इंडिया गठबंधन का यही ताकत है कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लीडर्स है। आप रीजनल कहते हैं, लेकिन उनका भी नेशनल प्रेजेंस है। अरे क्रम्पल कर रहे हैं, बिखर रहे हैं प्रोफेसर, बिखर रहे हैं। आरती, कौन बिखर रहा है? अरे सर देखो, चेहरे की बात हुई, देखें ये बात सही है। लालू जी वो बहुत देर से गुड़ खिलाने लगे, लालू जी गुड़ खिलाने लगे। ऐसे नहीं सर, कर रहे हैं, एक करके बात करनी पड़ेगी। आरती जी, जफर साहब, डॉक्टर टीना, 1 सेकंड, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए। मैं आपकी बात आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि ये हो चुका है पास्ट में कि चेहरा ना दिया जाना, उसके बाद भी चुनाव लड़े गए और जीते भी गए। क्या ये ऐसी परिस्थितियां हैं इस वक्त देश की? हाँ, देखिए, ये जो रीजनल सैट्रैप्स है और रीजनल पार्टीज है, इन लोगों की बहुत जो होप है, इनकी ये होप है कि कांग्रेस कमज़ोर ही रहे, कांग्रेस में से कोई बड़ा लीडर ना निकल के आए, क्योंकि कांग्रेस की फिर डिपेंडेंस जो है रीजनल पार्टीज़ पे हो जाती है। और जो इन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए कि वीपी सिंह की बनी, देवे गौड़ा की बनी, वो बना, ये बना, वो सब कोएलिशन सरकारें थी। और वो उस वक्त जो है रीजनल पार्टीज़ का रोल रहा देश में। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँ, जो कोएलिशन एरा था देश का, वो एरा था जब देश बहुत कमज़ोर था, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर था। हम लोगों को, आपको याद होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए IMF जाना पड़ा, लोन लेना पड़ा। उस वक्त की जो परिस्थिति गवर्नमेंट के कारण नहीं था, जो सिचुएशन उसके बाद मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं अभी। अरे कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट, बात पूरी हो जाए ना, तो ऐसे मत बोलिए ना, कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट। आरती जी बोलिए, कह तो दीजिए। कांग्रेस की सोशलिस्ट पॉलिसीज की वजह से हम उस सिचुएशन में पहुंचे थे कि जहां ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने हावी हो गई पूरे नेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा आरती जी, मेरा एक सवाल आपसे है। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर टीना ने कहा था कि हमने दक्षिण से भाजपा को भगा दिया, खत्म कर दिया, द्वार बंद कर दिए इनके लिए। चलें ठीक है। क्या इस अलायंस के पास अभी भी एक पत्ता है और वो है दक्षिण भारत का, जहां बीजेपी को रोककर 24 में मुश्किल खड़ी की जा सकती है? देखिए, ये जो इनका आर्गुमेंट सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। ये बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसमें छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी जीती ही नहीं है, यही जीते है क्योंकि इनका वोट शेयर है। मतलब ये चित भी मेरी पट भी मेरी। जब इनके पास वोट शेयर कम होता है तब भी ये कुछ बोलते हैं कि मोदी ने तो नफरत की पॉलिटिक्स की इसलिए जीत गया। मतलब किसी भी हालात में बीजेपी की जो कॉम्पिटेंस है, बीजेपी का जो काम है, डेवलपमेंट का काम है, उसको ये क्रेडिट नहीं देना चाहते। लेकिन अपने लिए ये मानते हैं कि साउथ इंडिया में आज ये
अपने आप को साबित कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, आप हर किसी स्टेट में जहां कांग्रेस थी, अभी राजस्थान में भी थे, नॉर्थ में थे, राजस्थान को तो आप नॉर्थ बोलते हैं ना, तो राजस्थान में थे, लेकिन ये नहीं कर पाया, ये वहां से तो ये साउथ के भरोसे अगर रोक पाने की ख्वाहिश इनकी है तो वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटेंस, गुड गवर्नेंस, पहली बात तो मैं इनका थोड़ा ज्ञान दुरुस्त कर दूं कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लोकल लीडरशिप को खत्म करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्यों खतरा कह रही हूँ मैं? क्योंकि जब देखिए सारे जितने भी लीडर्स थे, लोकल लीडर, कांग्रेस पावर अलग कर दिया। लोकल चेहरा मोदी जी। आज तो इंडिया अलायंस का यही प्रॉब्लम है। अब आपके नीतीश कुमार, आपकी ममता बनर्जी, मत करिए कि जनता आप पर भी डाउट करे। भाजपा की तो विश्वास ही नहीं है कांग्रेस पे आज। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की राजनीति देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने लोकल लीडरशिप सच में वाकई में खत्म करने का काम किया है। और जिस तरीके से रीजनल पार्टी पर ये अटैक कर रहे हैं, पार्टी में जो मर्जी करे तो इनको इंडिया अलायंस से क्या तकलीफ है? इंडिया अलायंस में हम कुछ भी करें, मैदान में बोले भाई दो तो सही किसी के साथ हम, अरे मैं तो कह रहा हूं लड़ो, घमंडिया गठबंधन का कोई चेहरा तो दो। आप घमंडिया गठबंधन क्यों बोलेंगे? मुझे सख्त आपत्ति है आपके इस शब्द से, क्योंकि आप जिस अच्छा चलिए आपके गठबंधन का चेहरा आप लोगों ने जिस तरीके से चुनाव जीता है ना, इसका अहंकार इतना ज्यादा हो गया, तो आपके लिए दो शब्द बोल देते हैं। आपके लिए शेर है। दोबारा प्लीज मैम। देखिए, इतना गुमान मत कर, अपनी जीत पर है बेखबर। तेरी जीत के बाद भी मेरे हार के चर्चे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? राजस्थान में आज भी लोग हमें याद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के आते ही नफरत के बाजार पूरे राजस्थान में खुल गए। इस बात की चिंता राजस्थानी कर रहे हैं कि हमने किसको चुन लिया। ये हम लोगों के लिए बहुत, हम लोगों के लिए वाकई में चिंता का विषय है। हम इस पर मीटिंग में चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ आपको, थोड़ा शॉर्ट में कमेंट्स चिंता कर रहे हैं, आप देश की चिंता करिए, आपको देश ने चुना है, हमारी चिंता मत करिए। विपक्ष अपना अच्छा मैं तो तीन छोटी छोटी बातें कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मतदाता जिन्होंने अपने मतों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और हम जीते हैं राजस्थान में, वो परेशान हो रहे हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है टीना बहन, आप देखिएगा जीरो आपका, याद रखिएगा। नहीं एक मिनट, फिर से एक, अभी बीच मत बोलिए, जीरो। ये फिक्स कर दिएगा मध्य प्रदेश में, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद चाहिए। अच्छा सुनिए, एक चीज जनता के बीच में तुम आप बराबर वहाँ जाके आप ये कीजिए, घोटाला करते रहिए। आप घोटाला करिएगा तो आपको कहाँ पता है जनता के बीच में कैसे जाना है? जनता के बीच में, आपका डिप्टी सीएम है, जनता के बीच में जाइए, फिर तो आपको पता चलेगा आशीर्वाद कहाँ मिलता है। अच्छा, उन्होंने कहा खाली एक काम कीजिए, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं, आप फिर जवाब दीजिए। बस आप इतना काम कीजिए, सिर्फ ये कह दीजिए कि क्या आपको राहुल गांधी एक्सेप्टेड है, या आपको ममता बनर्जी एक्सेप्टेड है, या नीतीश कुमार एक्सेप्टेड है एज ए चेहरा, वो बता दीजिए। अरे एक साथ, अरे कल देखिए कल क्या होगा। एक आप बता दीजिए, ठीक है, कह दीजिए एक आदमी है, एक चेहरा ना दे दीजिए। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे मुख्यमंत्री। जब से यह ऐलान हुआ तब से हर व्यक्ति की उत्सुकता जो है वो राजस्थान के बारे में जानने को है। क्या वहां भी कोई ऐसा ही सरप्राइज होने जा रहा है सबके लिए? कोई ऐसा नाम जिसकी चर्चाएं ना चल रही हों, अचानक वही हमको वहां देखने को भी मिले। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव, और राजस्थान के अंदर भी चूंकि बहुत सारे हैवीवेट हैं, तो अब क्या ये कहना ठीक होगा कि इन सारे हैवीवेट नेताओं में से कोई नहीं होने जा रहा? कोई ऐसा नाम जिसकी चर्चा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका फीडबैक लगातार बीजेपी के टॉप लेवल पर जा रहा है। उसका काम, उसका बैकग्राउंड और उसकी आने वाली राजनीति में जो कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, उसके बिना पर उस नाम का चयन हो जाए। अब ऐसे ही एक नाम के बारे में जो चर्चाएं मध्य प्रदेश के इस फैसले के बाद होने लगी हैं, उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। राजस्थान से ये बीकानेर से चुनकर के आई हैं विधायक सिद्धि कुमारी, इनका नाम है। बीकानेर राजघराने की राजकुमारी हैं, राजपूत महिला, हर खाने में आप कह सकते हैं कि टिक मार्क पॉजिटिव है इनके लिए।
और इसके अलावा एक और विशेष बात ये भी कही जाती है कि वसुंधरा राजे को भी इनके नाम से कोई ऐतराज नहीं होगा। वसुंधरा राजे की करीबी मानी जाती हैं ये। तो जिस लिहाज से आपने छत्तीसगढ़ में देखा, विष्णुदेव साय उनके बारे में माना जाता है कि रमन सिंह के वो नज़दीकी रहे हैं। रमन सिंह ने कोई खुशी हुई होगी अगर वो मुख्य प्रतिद्वंदी हो, ऐसा कोई नाम जो आगे नहीं बढ़ाया गया। वो प्रहलाद पटेल होते, कैलाश विजयवर्गीय होते, ऐसे नाम जो जिनकी राजनीति शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ही आगे बढ़ी है, तो शायद उनको ये बात ज़्यादा खलती। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी कैबिनेट में रहे, उनके नीचे जिसने काम किया, उसको अगर मौका दिया तो उससे उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और ऐसा ही एक नाम ये सिद्धि कुमारी का हो सकता है जिस पर शायद कोई रिएक्शन वसुंधरा राजे की तरफ से भी ना आए। इनके बारे में और जानते हैं मनीष भट्टाचार्य, जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ये नाम अचानक